Hello everyone, welcome to nursing classes with Archana and today we are going to start chapter number 1 of microbiology जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। तो देखो, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि माइक्रोबायोलॉजी है क्या। देखो, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, बायो का मतलब होता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो हम नाम से क्लियर कर पा रहे हैं कि माइक्रोबायोलॉजी है क्या। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स स्टडी ऑफ स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो देखो, इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स एक ऐसी ब्रांच साइंस की जिसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, वो क्या है, माइक्रोबायोलॉजी। अब देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे क्या क्या हो सकते हैं, कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, हमारी फंगी है, तो ये सारे क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो मीन्स स्मॉल ऑर्गेनिज्म। अब देखो, अ टाइनी मीन्स स्मॉल, स्मॉल ऑर्गेनिज्म डेट कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं, उनको अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते। और ये हमारे जो है आसपास जो है प्रेजेंट होते हैं हर जगह, पानी में, हवा में, मिट्टी में। तो वो क्या है, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दो तरीके के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर, यूनि का मतलब होते हैं वन मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से मिलके बने हैं वो यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर मीन्स मोर देन वन, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर मोर देन वन सेल्स प्रेजेंट है वो कौन होंगे, मल्टी सेलुलर। अब देखो, ब्रांचेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हमें पढ़नी है। देखो, हमने अभी पढ़ा कि माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हमने बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ, तो ये सारे हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर हम मान लो सिर्फ बैक्टीरिया की स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोल देंगे, बैक्टीरियोलॉजी। देखो, बैक्टीरियोलॉजी मीन स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। माइको वर्ड जो है वो फंगी के लिए यूज़ होता है, तो ये क्या है, स्टडी ऑफ फंगी। प्रोटोजोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ। फाइकोलॉजी, जो फाइको वर्ड है वो एल्गी के लिए यूज़ होता है हमेशा, तो इसको हम बोलेंगे स्टडी ऑफ एल्गी। इसके बाद है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट से हम नाम से ही हमें पता लग रहा है कि किसकी स्टडी कर रहे हैं, इसके अंदर हम पैरासाइट्स की स्टडी कर रहे हैं। वायरोलॉजी मीन्स हमारे पास क्या है, स्टडी ऑफ वायरस। और निमेटोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ राउंड वॉर्म्स, जो हमारे कीड़े होते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। देखो, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव का मतलब क्या है कि हमारी जो माइक्रोबायोलॉजी है वो कैसे कैसे जो है उसका बर्थ हुआ, किस कौन सा साइंटिस्ट आया, उसने क्या बताया, फिर कौन आया, फिर उसने क्या बताया, तो वही हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के अंदर पढ़ते हैं। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जब भी आपको लिखना है तो आप उसको 4 ईरा के अंदर डिस्क्राइब करोगे। डिस्कवरी ईरा, ईरा मीन्स होता है कोई भी टाइम पीरियड, क्या होता है, टाइम पीरियड। डिस्कवरी ईरा, ट्रांजिशन ईरा, गोल्डन ईरा और मॉडर्न ईरा, आपको ये चारों जो है डिस्क्राइब करने हैं। देखो, अब हमारा आया डिस्कवरी ईरा। डिस्कवरी ईरा हमें नाम से समझ में आ रहा है कि वो टाइम पीरियड जिसके अंदर जो है कुछ ना कुछ डिस्कवरियाँ हुई हैं। देखो, पीरियड व्हेन साइंटिस्ट फर्स्ट डिस्कवर एंड ऑब्जर्व माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो पीरियड जब साइंटिस्ट जो है पहली बार कुछ डिस्कवर कर रहे थे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व कर रहे थे। तो इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से साइंटिस्ट आएंगे, इसके अंदर एक आता है हमारा रॉबर्ट हुक और एक आता है हमारा एंटोन वॉन लीवेनहुक। ये हम छोटी क्लासेस से पढ़ के आते हैं कि रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर करा था, एंटोन वॉन लीवेनहुक ने क्या किया था। देखो, रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया था, डेड सेल को, और एंटोन वॉन लीवेनहुक ने क्या करा था, लिविंग सेल को डिस्कवर करा था। देखो, अब कैसे करा, रॉबर्ट हुक ने क्या करा, जो हमारा ट्री है, हमारी ट्री की जो ये बार्क होती है, उसने ये क्या ली, बार्क ली, और उसको जो है उसने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। जब उसने इस बार्क को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो क्या हुआ, इसने देखा कि इसके अंदर बहुत सारे जो है उसको कंपार्टमेंट्स नज़र आए, तो उसने उसी कंपार्टमेंट को क्या नाम दे दिया, सेल का नाम दे दिया, ठीक है। देखो, फर्स्ट पर्सन टू डिस्क्राइब सेल, पहला ऐसा इंसान था जिसने सेल के बारे में बताया। इसने क्या किया, एग्जामिन थिन स्लाइस ऑफ कोर्क, कोर्क मीन्स हमारी बार्क, बार्क की एक पतली सी स्लाइस ली और उसने उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व स्मॉल कंपार्टमेंट, उसने छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को ऑब्जर्व करा और उनका नाम क्या रख दिया, सेल। तो उसने अब क्या किया, उसने एक माइक्रोग्राफिया नाम की बुक लिखी थी जिसके अंदर उसने अपनी सारी ऑब्जर्वेशंस के बारे में बताया कि उसने अपनी ऑब्जर्वेशन में क्या देखा। अब देखो, नेक्स्ट कौन आता है,
एंटोन वॉन लीवेनहुक। तो मैंने अभी बताया था इन्होंने क्या किया था, लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। तो इन्होंने उसको कैसे करा, क्या लिया इन्होंने, पौंड वाटर लिया। पौंड वाटर लेके उन्होंने उस पानी को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, माइक्रोस्कोप के अंदर पानी की ड्रॉप को देखा। जब इन्होंने देखा तो उसके अंदर उसको जो है बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है नज़र आए। तो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को उन्होंने क्या नाम रख दिया, एनिमाक्यूल्स। क्या नाम रख दिया, एनिमाक्यूल्स। तो देखो, और इस टाइम पे इन्होंने क्या कर दिया था, एक सिंपल माइक्रोस्कोप को डिस्कवर कर दिया था। देखो, नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता था। इन्वेंटेड सिंपल माइक्रोस्कोप, इन्होंने जो है सिंपल माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया। फिर फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करा इन पॉन्ड वाटर, सलाइवा एंड अदर सैंपल्स। अब कोल्ड दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनिमाक्यूल्स, तो इन्होंने इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम क्या रख दिया, एनिमाक्यूल्स। देखो, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांजिशन ईरा। देखो, ट्रांजिशन ईरा क्या है, हमने अभी पढ़ा था कि कौन कौन से ईरा थे, डिस्कवरी ईरा, ट्रांजिशन ईरा, गोल्डन ईरा और मॉडर्न ईरा। तो जो गोल्डन ईरा और डिस्कवरी ईरा के बीच का टाइम पीरियड था उसको हमने क्या बोला है, ट्रांजिशन ईरा। तो ट्रांजिशन ईरा, इट इज़ द पीरियड इन माइक्रोबायोलॉजी बिटवीन द अर्ली डिस्कवरी ईरा एंड गोल्डन ईरा। तो अर्ली डिस्कवरी ईरा और गोल्डन ईरा के बीच का जो टाइम पीरियड था वो क्या था, ट्रांजिशन ईरा। तो इस टाइम पे क्या हुआ था, ड्यूरिंग दिस टाइम साइंटिस्ट बिगेन प्रूविंग डेट माइक्रोब्स कॉज डिजीज। तो इस टाइम पे जो है साइंटिस्ट ने शुरू कर दिया था प्रूव करना कि माइक्रोब जो है डिजीज़ कॉज करते हैं, वो खुद से जो है वो अराइज नहीं होते, ठीक है, स्पॉन्टेनियसली अराइज नहीं हो रहे। अब देखो, इसके अंदर कौन कौन से साइंटिस्ट आते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास फ्रांसिस्को रेडाई, फ्रांसिस्को रेडाई। तो देखो, इन्होंने क्या किया, डिसअप्रूव किया स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को। अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी है क्या। तो देखो, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जिसके अंदर लोग क्या मानते थे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो खुद से ही जो है पैदा हो जाते हैं, किसी बैड एयर से, सुपर नेचुरल फोर्स की वजह से, या फिर एविल स्पिरिट की वजह से जो है ना अपने आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ग्रो हो जाते हैं। लेकिन फिर फ्रांसिस्को रेडाई आया, वो बोला कि मैं इस थ्योरी को डिसअप्रूव करूँगा, रॉन्ग प्रूव करूँगा। तो इन्होंने क्या किया, इसको रॉन्ग प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया, मीट जार एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट, मीट जार एक्सपेरिमेंट। देखो, तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने क्या किया, देखो पहले डायग्राम के थ्रू समझो। उन्होंने क्या लिया, एक तो ओपन जार लिया, एक लिया उन्होंने गोज कवर्ड जार, मीन्स जार को हमने गोज के साथ कवर कर दिया, सील्ड जार हम जिसको बोल सकते हैं। तो उन्होंने क्या करा, दोनों के अंदर जो है मीट को रखा और क्या देखा कि यहाँ पे तो मैगोट्स जो है वो आए, लेकिन यहाँ पे जो है मैगोट्स नहीं थे। मैगोट्स क्या होते हैं, मान लो जो फ्लाइज के लार्वा हम बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखा मैगोट्स थे लेकिन यहाँ पे नहीं थे। तो उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे तो जो है ना ओपन था जार, ओपन होने की वजह से जो फ्लाइज थी हमारी, ये क्या हमारी फ्लाइज है, फ्लाइज जो है इस जार के अंदर आ पा रही थी, मीट के ऊपर बैठ पा रही थी, लेकिन गोज कवर्ड के अंदर जो है फ्लाइज अंदर नहीं जा पा रही थी, जिसकी वजह से वहाँ पे वो एग को नहीं दे पाई। एग नहीं दिए तो वहाँ पे मैगोट जनरेट नहीं हुए। तो देखो, यहाँ पे यही बोल रहा है कि मैगोट्स प्रेजेंट बिकॉज फ्लाइज लैड एग्स, क्योंकि यहाँ पे जो है फ्लाइज अंडे दिए, इस वजह से मैगोट्स जो है वहाँ पे आए। तो देखो, उनके ऑब्जर्वेशन में क्या है, ऑब्जर्वेशन मैगोट्स अपीयर इन ओपन जार, ओपन जार के अंदर मैगोट्स जो है उनको दिखे, और नो मैगोट्स इन गोज कवर्ड या फिर सील्ड जार, इस जार के अंदर उन्होंने कोई मैगोट्स को जो है वो नहीं देखा। तो इससे वो क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि शोड डेट मैगोट्स कम फ्रॉम एग लेड बाई फ्लाइज नॉट फ्रॉम मीट, मीन्स इनसे वो बताते हैं कि मैगोट जो है मीट से नहीं आई, अपने आप मीट से जनरेट नहीं हो गए, लेकिन वो किसकी वजह से आए, फ्लाइज ने वहाँ पे एग दिए, एग देने की वजह से वहाँ पे जो है मैगोट्स का बर्थ हुआ। तो लाइफ कम फ्रॉम लाइफ, तो ये क्या बता रहे हैं कि लाइफ जो है लाइफ से ही जो है जनरेट होती है। तो ये था हमारे फ्रांसिस्को रेडाई का एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने क्या करा, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को डिसअप्रूव किया। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी हमारे पास आती है, नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे पास आते हैं लिजारो स्प्लेनेज़ेनी, लिजारो स्प्लेनेज़ेनी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी फर्दर डिसअप्रूव स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। तो इन्होंने भी जो है स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को डिसअप्रूव कर दिया। तो इन्होंने भी जो है एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने क्या लिया, न्यूट्रिएंट ब्रोथ। क्या लिया, न्यूट्रिएंट ब्रोथ। तो अब ब्रोथ क्या होता है, ब्रोथ क्या होता है, एक न्यूट्रिएंट रिच लिक्विड होता है, न्यूट्रिएंट
रिच लिक्विड मीन्स एक ऐसा लिक्विड जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इस लिक्विड के अंदर हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इस ब्रोथ को बॉयल कर लिया। बॉयल करने की वजह से क्या हुआ, उसके अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो सारे जो है वो किल हो गए। अब जो ब्रोथ है हमारा स्टेराइल हो गया। तो फिर क्या किया, उस ब्रोथ को उन्होंने एक तो ओपन फ्लास्क के अंदर रखा, एक बार उसने सील्ड फ्लास्क के अंदर रखा। तो उन्होंने क्या देखा कि ओपन फ्लास्क के अंदर जो है माइक्रोबियल ग्रोथ हो गई, लेकिन सील्ड के अंदर कोई माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हुई। क्योंकि देखो यहाँ से जो है एयर पास कर पा रही थी, एयर जा पा रही थी, लेकिन यहाँ पे कोई एयर जो है वो नहीं जा पाई। तो एयर जाने की वजह से क्या हुआ, एयर के अंदर भी जो हमारे जर्म्स वगैरह प्रेजेंट थे ना, इस वजह से यहाँ पे माइक्रो ग्रोथ हुई, लेकिन यहाँ पे जो है नहीं हुई। तो देखो एक्सपेरिमेंट में देखो, प्रिपेयर बॉइल्ड न्यूट्रिएंट ब्रोथ इन फ्लास्क। इन्होंने क्या करा, एक फ्लास्क लिया, उसके अंदर बॉइल्ड करा न्यूट्रिएंट ब्रोथ को, फिर बॉइल्ड द ब्रोथ टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वही जो मैंने बताया कि उन्होंने क्या करा, बॉइल करा, जिसकी वजह से सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसके किल हो गए। फिर वन फ्लास्क वॉज सेल्ड एंड अनदर लेफ्ट ओपन। फिर देखो ऑब्जर्वेशन में ओपन फ्लास्क में माइक्रोबियल ग्रोथ हुई, लेकिन सील्ड वाले के अंदर कोई माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हुई। तो उन्होंने कंक्लूजन क्या दिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम फ्रॉम एयर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ से आते हैं, एयर से। दे डू नॉट अराइज स्पॉन्टेनियसली, वो अपने आप जो है अराइज नहीं हुए। थर्ड साइंटिस्ट इसके अंदर आते हैं हमारे लुइस पास्चर। तो देखो इनका भी एम क्या था, डिसअप्रूव करना स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को। तो देखो अलग अलग साइंटिस्ट आ रहे हैं, वो अलग अलग तरीक़ों से जो है स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को डिसअप्रूव कर रहे हैं। अब देखो लुइस पास्चर ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। स्वैन बोल सकते हो आप, स्वैन नेक एक्सपेरिमेंट। तो देखो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने क्या किया, देखो ये क्या था, स्वान नेक फ्लास्क लिया उन्होंने, और एक लिया जिसकी नेक को उन्होंने क्या कर दिया, तोड़ दिया। देखो स्वान नेक फ्लास्क, एक ऐसा फ्लास्क जिसकी नेक कैसी थी, स्वान की तरह है, लेकिन इसकी जो है उन्होंने तोड़ दिया। तो इसके अंदर क्या हुआ, स्वान नेक होने की वजह से जो डस्ट और माइक्रोब्स थे ना, वो सारे यहीं पे जो है रुक जाते थे, वो अंदर जो है वो नहीं जा पाए। लेकिन यहाँ से एयर जो है वो जा सकती थी, यहाँ से एयर जा सकती थी, लेकिन डस्ट और माइक्रोब्स जो है नहीं जा पाए। तो इन्होंने देखा कि यहाँ पे कोई माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हुई, स्वान नेक फ्लास्क के अंदर कोई माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हुई। लेकिन जब उन्होंने क्या करा, नेक को तोड़ा, नेक को तोड़ने के बाद क्या हुआ, यहाँ से हमारी एयर भी जा रही थी और हमारे डस्ट पार्टिकल और हमारे माइक्रोब्स भी जो है यहाँ से जा पा रहे थे। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया यहाँ पे तो माइक्रोबियल ग्रोथ हो गई। तो देखो इन्होंने क्या कंक्लूजन दिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म डज नॉट अराइज स्पॉन्टेनियसली। वही कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है अपने आप से जो है अराइज नहीं होते, दे कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन्होंने बिल्कुल सही बात दे दी कि जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है प्री एग्जिस्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बर्थ लेते हैं, ना कि एयर से। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि एयर से नहीं, से माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्री एग्जिस्टिंग लाइफ जो है होनी चाहिए दोबारा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बर्थ लेने के लिए। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, कुछ और कंट्रीब्यूशन भी दिए। इन्होंने क्या किया, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ को प्रपोज किया, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ प्रपोज की। इस थ्योरी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि इस थ्योरी के अंदर था क्या। और उन्होंने इंट्रोड्यूस करा पास्चुराइजेशन, इसको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और उन्होंने क्या किया, वैक्सीन को डेवलप किया अगेंस्ट रबीज एंड एंथ्रेक्स। तो समझ में आया ये क्या था, लुइस पास्चर ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। इसमें उन्होंने देखा कि स्वान नेक के अंदर कोई माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पे डस्ट और माइक्रोब्स जो है वो अंदर नहीं जा पा रहे थे। लेकिन जब उन्होंने नेक को तोड़ दिया तो वहाँ पे जो है माइक्रोबियल ग्रोथ हो गई। नेक्स्ट, अब हमारा ट्रांजिशन एरा के अंदर फोर्थ साइंटिस्ट आता है जोसेफ लिस्टर। कौन सा आता है, जोसेफ लिस्टर। तो इन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया एंटीसेप्टिक सर्जरी को, यूज़ कार्बोलिक एसिड टू स्टेराइल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड वुंड। इन्होंने यहाँ पे क्या बताया कि कार्बोलिक एसिड को यूज़ करो ताकि हम जो है अपने इंस्ट्रूमेंट्स को क्या कर सकें, स्टेरिलाइज कर सकें, वुंड को क्लियर रख सकें, जिसकी वजह से क्या हो, इन्फेक्शन हमारे कम हो जाए। तो रिड्यूस पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन, इनकी वजह से इनको फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी जो है बोला जाता था। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे आते हैं एडवर्ड जेनर। तो एडवर्ड जेनर ने क्या किया,
देखो यहाँ पे देखो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, इनको क्या बोला जाता था, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। तो देखो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जिनको भी काउ पॉक्स होता था उनको स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी नहीं हो पा रही थी। स्मॉल पॉक्स जो है एक बहुत हार्मफुल जो है बीमारी होती है। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जिन लोगों को काउ पॉक्स था उनको जो है स्मॉल पॉक्स नहीं हो पा रहा था। मिल्क मेड जो थी उन्होंने मिल्क मेड के अंदर ही सबसे पहले ऑब्जर्व किया था कि मिल्क मेड को जो है ना काउ पॉक्स था, लेकिन उन्हें स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया, यूज़ मटेरियल फ्रॉम काउ पॉक्स टू इम्यूनाइज पीपल। उन्होंने काउ पॉक्स से ही जो है मटेरियल लिया ताकि जो है लोगों को इम्यूनाइज कर सकें। तो कंट्रीब्यूशन क्या रहा इनका, डेवलप्ड द फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट सबसे पहली वैक्सीन जो है एडवर्ड जेनर ने बनाई थी। ठीक है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी इनको कहा जाता था। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास आता है इग्नाज सैमुएलिस। तो देखो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व डैट, देखो पहले के टाइम पे क्या होता था, जो बहुत सारी मदर है ना, डिलीवरी के बाद उनको जो है चाइल्ड बेड नाम का फीवर हो जाता था, जो अक्सर हमेशा डिलीवरी के बाद होता है। तो देखो ऑब्जर्व डैट मैनी मदर वर डाइंग फ्रॉम परप्यूरियल फीवर और चाइल्ड बेड फीवर आफ्टर डिलीवरी इन हॉस्पिटल। तो उन्होंने क्या बताया, चाइल्ड बेड फीवर क्यों हो रहा है, क्योंकि जो डॉक्टर हैं उनको अनहाइजीनिक वे से जो है टच करते हैं, हाथ को क्लीन नहीं करते, जिसकी वजह से उन्हें इन्फेक्शन हो रहा है। तो उन्होंने देखा ही थॉट सम हार्मफुल पार्टिकल्स वर बीइंग कैरिड ऑन डॉक्टर्स हैंड। इंट्रोड्यूस, तो इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करा, हैंड वॉशिंग को इंट्रोड्यूस करा विद क्लोरीनेटेड लाइम सॉल्यूशन। उन्होंने कहा कि अगर आप क्लोरीनेटेड लाइम के साथ हैंड वॉश करोगे तो आपको जो है, जो आपके हैंड पे जो डस्ट वगैरह है वो माइक्रोब जो है वो किल हो जाएंगे, जिसकी वजह से इन्फेक्शन का स्प्रेड जो है वो कम हो जाएगा। आई होप समझ आया होगा। अब नेक्स्ट देखो, ये हमारा ट्रांजिशन ईरा जो है कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है गोल्डन ईरा। कौन सा आता है, गोल्डन ईरा। देखो मोस्ट प्रोडक्टिव पीरियड इन द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। जैसे जैसे टाइम जा रहा था वैसे वैसे अलग अलग एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, अलग अलग जो है डिस्कवरी हो रही थी। अब गोल्डन ईरा आ गया तो ये सबसे प्रोडक्टिव पीरियड माना जाता था इन द डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी। अब देखो ड्यूरिंग दिस ईरा साइंटिस्ट मेड रिमार्केबल डिस्कवरी दैट एस्टेब्लिश माइक्रोबायोलॉजी। तो इस टाइम पीरियड में साइंटिस्ट ने बहुत बढ़िया बढ़िया जो है डिस्कवरीज करी जो माइक्रोबायोलॉजी को एस्टेब्लिश करने में हेल्प कर रही थी। अब देखो इसके अंदर हमारे कौन कौन से साइंटिस्ट आए, लुइस पास्चर, रॉबर्ट कोच, जोसेफ लिस्टर, पॉल हेलरिक। हमने इसको ट्रांजिशन एरा में भी पढ़ा था। पॉल हेलरिक, एले और क्रिश्चियन ग्राम। तो इसके अंदर हमें ये सारे जो है साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है। देखो लुइस पास्चर के अंदर अभी हमने किसके अंदर पढ़ा था, ट्रांजिशन एरा के अंदर हमने, देखो ये फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी नाम से जाने जाते थे। अब देखो मेजर कंट्रीब्यूशन, अभी मैंने आपको बताया इन्होंने क्या किया, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट किया। कौन सा एक्सपेरिमेंट, स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट, जिनके थ्रू उन्होंने क्या किया, स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिसअप्रूव किया और प्रूव किया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग माइक्रोब्स, की वो प्री एग्जिस्टिंग माइक्रोब्स से जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया था, पास्चुराइजेशन को। देखो यहाँ पे मैंने बताया था इंट्रोड्यूस पास्चुराइजेशन। तो देखो यहाँ पे इन्होंने क्या करा, पास्चुराइजेशन को इंट्रोड्यूस करा। इसका मतलब क्या होता है, मिल्क हमने लिया या फिर कोई भी लिक्विड हमने लिया और उसको हम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर अगर बॉईल करते हैं तो जो हमारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो किल हो जाते हैं। तो ये पास्चुराइजेशन के अंदर था। फिर इन्होंने क्या दिया था, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। तो देखो जर्म थ्योरी क्या है कि ये बताते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ये जो है डिजीज़ कोज करवाते हैं। इट स्टेट डैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस एट्सेट्रा आर कोज ऑफ मैनी डिजीज़। तो ये जर्म थ्योरी के अंदर बताया गया था। देखो अब देखो दिस थ्योरी वॉज प्रपोज बाय लुइस पास्चर। तो हमने अभी पहले भी पढ़ा कि लुइस पास्चर ने इस थ्योरी को प्रपोज किया और लेटर प्रूव्ड बाय रॉबर्ट कोच, और फिर बाद में इसको प्रूव किसने कर दिया, रॉबर्ट कोच ने। तो देखो बिफोर जर्म थ्योरी आने से पहले लोग क्या सोचते थे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बर्थ है वो अपने आप हो जाता है बैड ईयर से, एविल स्पिरिट से या फिर सुपर नेचुरल फोर्सेस से। तो देयर वॉज नो नॉलेज अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तब जो है लोगों को कोई भी जो है नॉलेज नहीं थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। ठीक है, तो यही क्या थी हमारे पास जर्म थ्योरी थी।
अब देखो नेक्स्ट इन्होंने क्या किया था, वैक्सीन को डेवलप किया था। कौन कौन सी, रेबीज़ वैक्सीन को और एंथ्रेक्स वैक्सीन को। तो लुईस पास्चर के एक बार रिकॉल करो क्या क्या किया इन्होंने। एक तो स्वान नेक एक्सपेरिमेंट किया जिसके थ्रू इन्होंने क्या किया, डिसअप्रूव का स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को। उसके बाद उन्होंने क्या करा, पास्चुराइजेशन। फिर उन्होंने क्या दी, जर्म थ्योरी दी। और उसके बाद उन्होंने क्या दिया, वैक्सीन को डेवलप करा। ठीक है, तो ये सारे थे हमारे लुईस पास्चर के अंदर। नेक्स्ट हमारे आते हैं रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच, तो इन्होंने क्या प्रूव किया था कि जो स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो स्पेसिफिक डिजीज़ को कोज करवाने में हेल्प करते हैं। जैसे कि हमारे मान लो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, वो सिर्फ क्या करवाएगा, टीबी को कोज करवाएगा। अब ये तो है नहीं कोई वायरस आके, कोई फंगी आके जो है टीबी कोज करवा देगा। तो मैं स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है कोज होता है स्पेसिफिक डिजीज़ का। तो यही जो है रॉबर्ट कोच ने क्या किया, प्रूव किया। तो अब इसकी कंट्रीब्यूशन देखो, डिस्कवर डिजीज़ कोजिंग बैक्टीरिया। इन्होंने जो है उन बैक्टीरिया को डिस्कवर किया जो डिजीज़ कोज करवा रहे थे, जैसे कि बैसिलस एंथ्रास। बैसिलस एंथ्रासिस जो है एंथ्रेक्स नाम की बीमारी कोज करवाते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है टीबी कोज करवाता है। विब्रियो कोलेरा जो है कोलेरा कोज करवा रहा है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, डिजीज़ कोजिंग बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किया। उन्हें बताया था डेवलप प्योर कल्चर टेक्निक। इन्होंने प्योर कल्चर टेक्निक को डेवलप किया। मीन्स मान लो कल्चर क्या होता है कि हम क्या करते हैं, लैब के अंदर एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करवाते हैं जहाँ पे हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकते हैं। तो इन्होंने वही मेथड दिए कि हम जो है बैक्टीरिया को कैसे जो है ग्रो करवा सकते हैं कल्चर के अंदर। ठीक है, थर्ड कंट्रीब्यूशन क्या था, इन्होंने अपने पोस्टुलेट दिए थे जिसका नाम था कोच पोस्टुलेट। कोच पोस्टुलेट। फिर फोर्थ था स्टेनिंग टेक्निक। इन्होंने क्या कहा, स्टेनिंग टेक्निक। स्टेनिंग टेक्निक हम आने वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे कि स्टेनिंग टेक्निक है क्या। स्टेनिंग टेक्निक मीन्स ऐसी एक टेक्निक होती है जिनके थ्रू जो है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बैक्टीरिया वायरस को। ठीक है, तो इम्प्रूव बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ द कलर। ऑन द बेसिस ऑफ कलर के बेस पे हम चेक करते हैं। तो इम्प्रूव बैक्टीरियल स्टेनिंग मेथड। तो इन्होंने बैक्टीरियल स्टेनिंग मेथड को इम्प्रूव किया। हेल्प इन माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। मीन्स बैक्टीरिया को हम आइडेंटिफाई कर पा रहे थे कि वो ग्राम पॉजिटिव है या फिर ग्राम नेगेटिव। अब इस कोच पोस्टुलेट को हम एक सेपरेट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। ये आपका जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हमारे पास साइंटिस्ट आते हैं पोल हेलरिक। पोल हेलरिक, तो देखो पोल हेलरिक ने क्या किया, ये कौन से ईरा के हैं, मॉडर्न ईरा। मॉडर्न ईरा। तो डेवलप्ड साल्वर्जन ड्रग फॉर साइफिल्स। साइफिल्स नाम की जो डिजीज़ होती है उनके लिए उन्होंने क्या करा, साल्वर्जन नाम के ड्रग को जो है डेवलप करा, इंट्रोड्यूस करवाया कीमोथेरेपी को। तो इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ कीमोथेरेपी। ज़्यादा कुछ डिटेल इनकी नहीं करेंगे। एली ने क्या किया, डिस्कवर किया फैगोसाइटोसिस को। फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया वायरस जो भी आता है, हार्मफुल चीज़ें जो ऑर्गेनिज्म आते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर सेल्फ डिफेंस मैकेनिज़्म होता है। सेल्फ डिफेंस मैकेनिज़्म जिसके थ्रू जो है वो एनगल्फ कर लेते हैं बैक्टीरिया को। ठीक है, तो वही क्या था, फैगोसाइटोसिस था। डेमोन्स्ट्रेट रोल ऑफ फैगोसाइटोसिस इन बॉडी डिफेंस। मीन्स फैगोसाइट्स का हमारे बॉडी के अंदर क्या रोल था उनको उन्होंने बताया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है क्रिश्चियन ग्राम। क्रिश्चियन ग्राम ने क्या करा, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक को जो है डेवलप करवाया, जिसके थ्रू जो है उन्होंने बताया कि बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है फिर ग्राम नेगेटिव। इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। ठीक है, स्टेनिंग टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, मॉडर्न ईरा। क्या आता है, मॉडर्न ईरा। तो ये 1914 से लेके प्रेजेंट डे तक जो चल रहा है वो क्या हमारा मॉडर्न ईरा। अगेन आफ्टर गोल्डन ईरा। गोल्डन ईरा के बाद जो है ये शुरू हो गया था। तो अब देखो मॉडर्न ईरा, तो अब अपने आप ही देख सकते हो कि इस टाइम पे क्या क्या जो है टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं। जैसे हमारे पास जो है PCR की टेक्निक आ गई है, एलाइजा हम करवा पा रहे हैं जिसके थ्रू हम एंटीजन एंटीबॉडी को डिटेक्ट करवा रहे हैं। हम जीन थेरेपी दे रहे हैं, किसी इंसान के अंदर अगर जीन के अंदर डिटेक्ट है तो हम उस जीन को मॉडिफाई करके दूसरे जीन को मॉडिफाई करके हम
जो है उनके जीन को ठीक कर सकते हैं, है ना। तो रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई हैं, तो वो जो सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो अब यहाँ पे डेवलप हो गई थी। तो देखो, रैपिड एडवांस इन मोलिकुलर बायोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी मीन्स हम DNA RNA इनकी स्टडी जो है वो यहाँ पे कर रहे हैं। जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, इन सब के जो है एडवांसमेंट यहाँ पे हो गई थी। अब देखो इसके फीचर्स क्या थे, वही मोलिकुलर बायोलॉजी, स्टडी ऑफ DNA RNA प्रोटीन, हम अपने DNA RNA प्रोटीन्स के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग अभी मैंने बताया कि इसके मान लो ये एक गर्ल है, इसके अंदर किसी जीन के अंदर जो है डिफेक्ट है, हम क्या करते हैं इस जीन को मॉडिफाई करते हैं, ठीक करते हैं, तो वही क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है। मीन्स हम जीन के अंदर ऐसा कुछ मैनिपुलेशन करते हैं जिसके थ्रू वो जीन ठीक हो जाती है। मीन्स हम जीन को साइलेंस कर सकते हैं, मीन्स उसके फंक्शन को रोक सकते हैं, या फिर कोई जीन हम ऐड करवा सकते हैं, तो ये क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। यहाँ पे अब यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो गया है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ होता है। एडवांस इन इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट आ गई। इम्यूनोलॉजी वही जो हमारे एंटीजन एंटीबॉडी को क्या कर सकते हैं, हम डिटेक्ट कर सकते हैं, इम्यून रिएक्शंस को जो है चेक कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एलाइजा PCR टेक्निक, इन सारी टेक्निक्स के जो है डेवलपमेंट हो गई थी। डेवलपमेंट ऑफ एंटीबायोटिक एंड वैक्सीन, अब बहुत सारी जो एंटीबायोटिक और वैक्सीन जो है उनकी डेवलपमेंट हो गई थी। अब यहाँ पे हमारे मेन साइंटिस्ट कौन आते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन्होंने क्या किया, 1928 के अंदर पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक को क्या किया, डिस्कवर किया। कैरी मुलिस इन्होंने क्या किया, डेवलप करा PCR क्या होता है हमारा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसका मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ क्या होता है कि जो हमारा DNA है, अब हमें इस DNA की बहुत सारी जो है कॉपीज़ चाहिए, ताकि जो है हम कोई भी जो है टेस्ट कर सके, रिसर्च कर सके, तो वो हम करते हैं थ्रू द PCR टेक्निक। इसके बाद जेम्स वैटसन एंड क्रिक इन्होंने क्या कहा, जो हमारा DNA का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर था उसको इन्होंने डिस्कवर किया, डिस्कवर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ DNA। फिर आता है नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट आते हैं पॉल बर्ग ने क्या किया, डेवलपमेंट ऑफ रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। देखो रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में आपको शॉर्ट में समझाऊँ तो रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी है क्या। मान लो देखो, आपको पता है कि पहले के टाइम पे क्या होता था, तो जो इंसुलिन है वो हम कहाँ से लेते थे, पिग से लेते थे, मीन्स कि एनिमल से लेते थे, और फिर उस इंसुलिन को हम डायबिटिक पेशेंट के अंदर डालते थे, है ना। तो इससे क्या हुआ, हम अगर जब इंसुलिन से हम एनिमल से इंसुलिन ले रहे थे, तो क्या कर रहा था, वो बहुत सारी एलर्जीज़ को कोज करवा रहा था ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो अब देखो टेक्नोलॉजी से क्या किया, हमने ह्यूमन से वो जीन लिया जो इंसुलिन बनवाता है, तो फिर अब इस इंसुलिन वाले जीन को हमने क्या करा, ई कोलाई के अंदर डाला। ई कोलाई क्या एक बैक्टीरिया है, ई कोलाई के अंदर डालने पर क्या हो गया, इसने ई कोलाई ने सोचा कि ये जीन तो मेरा है और मैं अभी इंसुलिन बनाना शुरू कर देता हूँ। तो ई कोलाई ने बहुत सारा जो है इंसुलिन बनाया, और फिर ये कहाँ बना था, लैब के अंदर। फिर अब क्या किया, इस इंसुलिन को प्योरीफाई किया, अच्छे से इसको एक्सट्रैक्ट किया, और फिर उनसे जो है इंजेक्शंस जो है वो बना दिए गए। तो इस तरह से हम रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कंप्लीट किया, इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के बारे में पढ़ा। आई होप आपको समझ आया होगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करना कि जम थ्योरी ऑफ डिजीज़ किसने दी थी। सेकंड क्वेश्चन है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन थे। अगर आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लें, ताकि अगला लेक्चर आपका मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, सेफ रहें। थैंक यू सो मच।